friends, here this is Deepali Mora and welcome to our educational platform. And dear friend, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, INM की सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और आज की अपनी सीरीज नंबर 13 है. ओके, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 12 सीरीज ओवर कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसमें हम लोग पर सेशन टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग साथ में डिस्कस करते हैं. ओके, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 की क्रांति से लेकर के एक स्पेशल टॉपिक जो कि आपका 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे आप लोग के साथ में कवर कर रहे हैं. तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ना नहीं भूले. ओके, आप सभी फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को शेयर कर दें. ओके, और अपने दोस्तों को भी लाइव आने का इनविटेशन दे दें. दैट मीन्स अपने दोस्तों के साथ हम लोगों की कनेक्टिविटी को बेहतर करें ताकि और भी अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े, अपने क्लासेस को हम लोग अधिक से अधिक शेयर करें. राइट, एंड जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लोग लाइक जरूर कर दें. ओके, जो भी नए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से डेली अपडेट्स पाने के लिए, क्लासेस को पाने के लिए आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. प्यारा सा कमेंट लेकर के हमें जरूर बताएं कि क्लासेस कैसी आपको लग रही हैं. ओके, एंड इस क्लास की पीडीएफ्स, अदर स्टडी मटेरियल्स, हम सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल एंड अपने व्हाट्सएप जो चैनल है वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाइए. ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी जगहों पर आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाइए. आज की स्टेज नंबर क्या है? 13. क्लियर है? एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी सजेशन तो कमेंट करके बताइएगा. डियर फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज है आपकी गर्मपंथी उग्रवादी सीरीज, जो कि 1905 से लेकर के 1917 तक के पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं. क्लियर है? ये आज इस स्पेशल टॉपिक की 3rd नंबर सीरीज है. इसके पहले हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 सीरीज हम ओवर कर चुके हैं, जो कि 11 नंबर एंड 12 नंबर थी. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे क्लासेस को जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए. ओके, एंड अभी तक के जितने भी हमने 12 सीरीज ओवर कर चुके, तो उन सभी को 1 by 1 प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है. वहां से आप अटेम्प्ट करते रहिए एंड आगे पॉलिटी की क्लासेस भी आपको मिलेंगी. एंड बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी ट्री 4 के लिए हम क्लासेस को हम बहुत जल्द लाइव आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो उन सभी इसके साथ में जुड़ना ना भूलें. ओके, चलेंगे नेक्स्ट. तो आज के सीरीज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रिप्ट. ओके, चलेंगे. राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी. वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना. ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी. 1905 में बंगाल विभाजन की स्थापना हुई थी, या बंगाल विभाजन हुआ था. कब हुआ था? 1905 में हुआ था. गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन. ओके, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण. तो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो कौन सा था? तो ये था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और उनके स्थानों के आरक्षण से संबंधित था. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो अभिनव भारत जो एक गुप्त समाज था, गुप्त सामाजिक संगठन था, ये कह सकते हैं गुप्त सामाजिक संगठन था. इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना डियर फ्रेंड्स 1904 में की गई थी. कहां पर की गई थी? पूना में की गई थी. ओके, तो इससे संबंधित जो आपके पर्टिकुलर व्यक्ति थे वो कौन थे? वीडी सावरकर. ओके, वीडी सावरकर 1904 में हुई थी. कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी. यह क्या था? अभिनव भारत एक अंग्रेज विरोधी, अंग्रेजों के विरोध में एक सामाजिक, गुप्त सामाजिक संगठन था जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी. ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए, देखिएगा भगत सिंह है, तो भगत सिंह ने भी एक संगठन की स्थापना की थी. ठीक है, कहाँ की थी? लाहौर में. भगत सिंह ने भी एक संगठन की स्थापना की थी. कहाँ की थी? लाहौर में 1926 में की थी. वो कौन सा संगठन था? बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है. भारत नौजवान सभा. भारत नौजवान सभा लाहौर 1926 में भारत नौजवान सभा के नाम से भगत सिंह ने एक संगठन की स्थापना करी थी. अब बहुत ज्यादा एक पूछा जाता है आपका अनुशीलन समिति बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ये भी आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे. 1902 में बंगाल में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे?
सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु जी थे। ओके, क्लियर हुआ? तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे आज आपके क्लियर हो गए डियर फ्रेंड्स? ओके, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका ये। इस तरीके से देख सकते हैं 1 बाय 1 3 पॉइंट यहाँ पे आज आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, राजकुमारी अमृत कौर ने एंड अरुणा अशरफ अली ने। तो किसने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो यहाँ पर आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत था मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। और सरोजनी नायडू जी ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि से भी विभूषित किया था। क्या कहा था? कायदे आजम। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने ही कहा था। उपाधि दी थी, किसने दी थी? सरोजनी नायडू जी ने ही दी थी। ओके, तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआती दौर पर, अपने कैरियर के शुरुआती दौर पर अगर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने उसकी वकालत की थी, उसके तौर पर इन्होंने काम किया था। तो इसलिए इन्हें सरोजनी नायडू ने कायदे आजम या हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगर यही बात की जाए गोपाल कृष्ण गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले की, अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें हम, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा दूत कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा राजदूत कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ओके, क्लियर है यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट? तो मे बी आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके निकल करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल बोले तो विपिन चंद्र पाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे लाल बाल पाल जो थे ये तीन के तीनों ही व्यक्ति, ओके, तीन के तीनों ही व्यक्ति जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो नहीं थे। यहाँ पे केवल एक मेन थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था? तो यहाँ पर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ओके, बाल गंगाधर तिलक जी थे। लेकिन अभी आगे हम बात करें कि त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। अब यहाँ पे लाला लाजपत राय के विषय में अगर हम बात करें तो 1895 में इन्होंने पीएनबी, इनकी उपलब्धियां भी देख लेते हैं हम लोग आगे। तो लाला लाजपत राय 1895 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की शुरुआत की थी। अब बात करते अगर बाल गंगाधर तिलक जी की, तो डियर फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जो थे ये केसरी और मराठा नामक दो पत्रिकाएं इन्होंने संपादित की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? नारा भी दिया हुआ था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तो यहां पर लाल बाल पाल इन तीनों से होप सो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे होंगे। जस्ट 1 मिनट।
ओके, एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी यहाँ पर, तो मैं उसको दूर कर दूं आप लोगों का। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर इसके संस्थापक में अगर देखा है तो लाला लाजपत राय थे, जो मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो गई थी। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हामिद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना। तो यहाँ पर कौन था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष? अब चलिए बात करते हैं अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो डियर फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, उस समय इसकी स्थापना के समय इसमें कौन कौन से व्यक्ति समर्थन में थे, कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो यहाँ पे थे आगा खां, जो कि आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आगन खां ही इसके राइट आंसर बन जाएंगे। और इन्होंने कहां पर की थी? आगा खां ने ढाका में की थी। ओके, ढाका में। ओके, इनके समर्थकों की जैसे कि मैंने बात की तो सलीमुल्लाह थे। सलीमुल्लाह ऑप्शन में नहीं है ना? सलीमुल्लाह थे, सलीमुल्लाह जी थे। एंड एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति कौन थे? मोहसिन उल मुल्क। इन सभी व्यक्तियों ने 1906 में मुस्लिम लीग की क्या करी थी? स्थापना की थी। ओके, और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके आगा खां। ओके, चलेंगे। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य। तो देखेंगे यहाँ पे गीता रहस्य जो था वो 1915 में लिखा गया था। ओके, गीता रहस्य जो था ये भारतीय समाज सुधारकों और उसके भारतीय जो कार्यकर्ता थे, स्वतंत्र के कार्यकर्ता थे, उन सभी के पर्पज में ये लिखा गया था। और लिखा किसने था? इसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसको मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल, जो कि कहाँ उस समय वर्मा में पड़ा करता था। वर्मा वर्तमान समय में, तो मांडले जेल वर्मा के जेल में इन्होंने लिखा था। कब लिखा? तो 1915 में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे गीता रहस्य नामक मतलब नाम दिया था। साथ ही साथ इन्होंने कर्म योग, ओके, कर्म योग शास्त्र भी इसको कहा था। तो कहीं अगर कर्म योग शास्त्र लिखा हुआ मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कब लिखा था? 1915 में लिखा था। कहाँ लिखा था? मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल में, यहाँ पे जेल बोलते हैं, ठीक है, मांडले जेल में, जो कि कहाँ है? वर्मा में है। और गीता रहस्य का जो अतिरिक्त नाम जिसको जाना जाता है वो क्या है? आपका कर्मयोग शास्त्र। ओके, अगर गीता रहस्य का जैसे कि अगर आप श्रीमद् भागवत गीता से इसको रिलेट कर रहे हैं, यस ऑब्वियस बात, आप एकदम सही है। इसका पूरा नाम अगर देखेंगे गीता रहस्य का, हालांकि इसको कर्मयोग शास्त्र भी कहा जाता है, तो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, गीता रहस्य ये पूरा नाम इसका है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य ये पूरा नाम है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कामागाटा मारू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रकरण है। अब चलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ में इसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। कामागाटा मारू क्या था डियर फ्रेंड्स? तो एक जापानी क्या था? ये समुद्री जहाज था। कहाँ का था? जापान का था। जापानी समुद्री जहाज था। ओके, समुद्री जहाज था। ये एक जापानी समुद्री जहाज था। ओके डियर फ्रेंड्स, और इसमें पंजाब मतलब ये जहाज क्या कर रहा था? पंजाब के 376 यात्री इसमें क्या थे? सवार थे पंजाब के। और ये कहाँ जा रहा था? कनाडा को लेकर के जा रहा था। कहाँ जा रहा था डियर फ्रेंड्स? कनाडा को लेकर के जा रहा था। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो सिख व्यक्ति निवास मतलब थे, इसमें सिख लोग सबसे ज्यादा थे। तो कितने? 376। और कितने कौन थे ये 376 व्यक्ति? भारतीय थे। ठीक है, भारतीय थे, जिसमें कहाँ मतलब कनाडा लेकर के जा रहा था। कनाडा जा रहा था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात ये निकल करके आ रही थी कि क्या कहते हैं, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। इंटरेस्टिंग सी बात ये निकल करके आ रही थी मतलब कि कनाडा में इन यात्रियों को उतरने ही नहीं दिया गया था। ठीक है, कनाडा में इन यात्रियों को उतरने ही नहीं दिया गया था। केवल मात्र कुछ दिनों के बाद 24 यात्रियों को उन्हें उतरने दिया गया था यहाँ पर मात्र। बाकी यात्रियों को 2 महीने तक
2 माह तक बाकी यात्रियों को 2 माह तक क्या किया गया, इन्हें इसी जहाज पर रहना पड़ा। 2 माह तक इसी जहाज पर रहना पड़ा था। तो ये था क्या था आपका कामागाटा मारू प्रकरण। ओके, और 2 माह तक रहने के बाद बाकी यात्री फिर भारत वापस आ गए, भारत वापस आ गए। मात्र कनाडा की सरकार ने मात्र 24 यात्रियों को ही प्रवेश दिया। तो ये था कामागाटा मारू प्रकरण। अब इस प्रकरण की बात करें, ये प्रकरण कब हुआ था, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे निकल करके आ जाता है 1914 में। ठीक है, कभी हो सकता है सन भी आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो उस सब चीजों के लिए आप लोग तैयार रहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो चलेंगे यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक, मतलब अगर देखा जाए कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति जो थी अंतोगत्वा समाप्त हो गई, तो वो हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, क्योंकि ये गर्म दलीय नेता थे और सबसे ज्यादा ये कहने सकते हैं ना, मतलब अक्खर टाइप के थे, हर एक चीज के लिए विद्रोह करने पर उतर आते थे। तो अगर देखा जाए तो जो लाल बाल पाल की जो त्रिगुट समिति थी विद्रोहियों की, मतलब कहा जाकर गर्म दलीय, ठीक है, गर्म दल में यही उसके नेता थे, यही अगुवाई करते थे हर एक जगह पे। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना याचिका के मतलब चीजें ही निकल करके रिजल्ट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 69। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित जो जर्नलिस्ट मतलब पत्रिकाएं दी गई हैं, तो कौन सी पत्रिकाएं किसकी हैं यहाँ पे हमें बताना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीकाजी कामा, एनी बेसेंट, या फिर क्या हो जाएगा अरविंदो घोष। तो अरविंद घोष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आइए एक एक करके देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ओके, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ओके, मैडम भीखाजी कामा दी तलवार से संबंधित है। एनी बेसेंट को अगर यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे तो कॉमनवेल्थ पत्रिका आ जाएगी। एंड अरविंद घोष वंदे मातरम। तो 2, 3, 4 एंड 1। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका निकल गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, एंड महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। कामागाटा मारू प्रकरण अभी मैंने आप लोग को डिस्कस किया, वो मैंने कब बताया, कब का था, 1914 का था। तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, देखिएगा 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एक तिलक ने की थी, एक किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। तो तिलक ने तो अप्रैल में की थी, और अगर बात की जाए तिलक ने कब की थी, अप्रैल में की थी। ओके, और अगर एनी बेसेंट की बात की जाए, तो ये सितंबर में की थी। लेकिन ये बात है कि ये दो के दोनों 1916 में ही हुआ था। अब यहाँ पे तिलक के होम रूल लीग की बात है, तो हालांकि हमसे यहाँ पे मंथ तो पूछा नहीं है, बट मंथ थोड़ा सा आप लोग एडिशनल तौर पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो तिलक का होम रूल लीग कब हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स, 1916 में। तो होप सो अब यहाँ पे हम लोग तो क्लियर कट तरीके से आरोही क्रम इसको सजा लेंगे। कामागाटा मारू पहले, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर तिलक का होम रूल। 231 डी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के, या निष्क्रियों के। सो होप शो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, तो आपका नरम दलियों की। ओके, नरम दलियों की। जैसे कि बात की जाए कि 1905 में बंगाल विभाजित हुआ, ठीक है, 1905 में इसकी घोषणा 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई घोषणा। और इस प्लान को एग्जीक्यूट कब किया गया, आपका एग्जीक्यूट किया गया मतलब कि इसको लागू करके इसकी घोषणा कर दी गई। घोषणा मतलब इसमें की गई थी, घोषणा तो इसमें की गई थी, लेकिन लागू करने की बात अगर देखेंगे, घोषणा तो इसमें की गई थी, और 16 अक्टूबर को इसको लागू कर दिया गया था। किसको, बंगाल विभाजन को।
बंगाल विभाजन को। ओके, बंगाल विभाजन की बात की जा रही है। अब बंगाल विभाजन जब होने लगा तो 7 अगस्त 1905 को क्या हो गया, स्वदेशी जो आंदोलन था वो तेज हो गया। 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अब स्वदेशी आंदोलन को लेकर के विद्रोह जो था वो छिड़ गया, चल रहा था। अब जब 1907 में ये विद्रोह तब तक चलता रहा, क्योंकि ये विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 1905 से लेकर के 1900 लगभग 8 तक ये पूरा एकदम चरम सीमा पर था, ठीक है। जिसमें 1907 में जब बात आती है, जिसमें सूरत अधिवेशन हुआ था, ओके, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस में के जो नरम दल और गरम दल थे, दलीय व्यक्ति थे, उनमें आपस में क्या हो गई, मतभेद था। ओके, उनमें आपस में काफी ज्यादा मतभेद थे, और उन मतभेदों का रिजल्ट ये निकल करके आया कि नरम दल और गरम दल आपस में एक दूसरे से एकदम विरोधी हो गए, और जो सूरत अधिवेशन में ये निर्णय ले लिया गया कि कांग्रेस जो सत्ता होगी वो अब नरम दलियों के हाथ में चली जाएगी। हालांकि नरम दल और गरम दल का इन लोग का पैचअप मतलब पुनर्मिलन हो गया था, कह सकते हैं पुनर्मिलन हो गया था, दोबारा से इनको मिलना हुआ था। और ये मिलन कब हुआ था, 1916 के अधिवेशन में हुआ था। आगे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस हैं मैंने अरेंज किए हुए हैं। तो ये दोनों मिला करके दोबारा से एक हो गए थे 1916 में। फिलहाल के तौर पर यहाँ पर सूरत अधिवेशन का परिणाम ये निकल करके आया कि जो कांग्रेस की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में चली गई, वो नरम दलियों के हाथ में चली गई थी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हालांकि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने कहा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। तो हालांकि स्टेटमेंट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष ने कहा था। चलते नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, बंगाल विभाजन के दिन, कांग्रेस के विभाजन के दिन, एंड बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये शोक दिवस, तो इसका मतलब है कब हुआ था, मतलब किस डेट को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर, ओके। 16 अक्टूबर को, हालांकि इसकी कहानी मैंने आपको बता ही दी कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी, वो घोषणा भी हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए इस डेट को भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, 20 जुलाई। ओके, 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई, और इसको लागू कब से कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 से इसको लागू कर दिया गया। इसी बीच में इस घोषणा हुई नहीं कि इसकी बंगाल विभाजन की, तो इसी के बीच में ही 7 अगस्त 1905 से क्या हो गया, 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी जो आंदोलन था वो चरम पर आ गया। मतलब जो आयातित वस्तुएं थी, स्वदेशी आंदोलन, बाहरी वस्तुएं जो थी उनको, उनके प्रयोग पर विरोध या उसको बहिष्कार के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और जो स्वदेशी खुद के भारत में निर्मित जो वस्तुएं थी उसके प्रयोग पर बल डाला जा रहा था कि भारतीय वस्तुएं ही हम प्रयोग करेंगे, जो भी बाहर से आयातित वस्तुएं आ रही, जिसको बाहर से आप मंगा रहे हो, उन वस्तुओं का हम बहिष्कार करते हैं। हालांकि इस आंदोलन में ऐसे प्रकरण थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। अब श्रीमती एनी बेसेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे बात की जाए कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, पहली महिला अध्यक्षा थी। अध्यक्षा क्योंकि लेडीज थी तो अध्यक्षा तो कह ही सकते हैं हम, हालांकि ओके। और यहीं पर अगर डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके लिए, ओके, तो इनकी अगर बात की जाए, ओके, 1916 में, ठीक है, 1916 में, सॉरी 1917 में, 1916 में नहीं, 1916 में तो एनी बेसेंट जो थी उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए साथ में ये भी लिख देते हैं, कही जाता है एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने तिलक के साथ मिल करके, हालांकि इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की, ओके। और एनी बेसेंट ने 1917 में
ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी, कांग्रेस की, ना कि भारत की, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्ष। अगर यही पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू, क्लियर है यहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट को। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ओके, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि 1925 में कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। तो होप सो यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। ओके, चलें आगे। तो फिर तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी, कलकत्ता, कहाँ अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो ये एनी बेसेंट के लिए है, ठीक है। एनी बेसेंट मैंने आपको बता दिया कि होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी 1916 में, किसके साथ मिलकर के, तो ये मिली हुई थी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के, ठीक है। इनकी कुछ समाचार पत्रिका भी थी, साप्ताहिक पत्रिकाएं भी थी, किसने, एनी बेसेंट की साप्ताहिक पत्रिका थी। उस पत्रिका का क्या नाम था, उस पत्रिका का नाम था, एक का था कॉमनवेल्थ, और दूसरी थी यंग इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ एंड सेकंड थी न्यू इंडिया। इंडिया का संपादन भी एनी बेसेंट ने ही किया था। तो ये कुछ आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये है, पहली महिला अध्यक्षा है, बहुत बार पेपर में आपके पूछा गया है। सरोजिनी नायडू जो थी 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन पहली भारतीय महिला के तौर पर निकल करके आई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें नेक्स्ट। किसने कहा था तत्काल तिलक भारतीय अशांति के जनक है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है, विशरोल, लुइस फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। अब यहाँ पे भारतीय अशांति के जनक के तौर पर किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। विचिरोल यहाँ पे लिखा है, पूरा नाम इनका वैलेंटाइन सिरोल था। चिरोल कहीं के शिरोल भी लिखा हुआ मिलता है, ओके, कहीं कहीं सिरोल भी लिखा हुआ मिलता है। तो इन्होंने, ओके, इन्हें किसे, तिलक को लोकमान्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। लोकमान्य की उपाधि से किसे कहा गया, तिलक को ही कहा गया था। इसका मतलब क्या होता, लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना, लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाना। ओके, अब यहाँ पे बात एक और निकल करके आती, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का, ये तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, क्या कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। और इन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी विभूषित किया था। और महात्मा गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। तो होप सो योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर बम कांड, या मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था। तो हालांकि इस स्पेशल जो विशेष घटना है, इस घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है, बम कांड के नाम से इसको जाना जाता है। कब हुआ था ये, कब हुई थी घटना, ये घटना हुई थी 30 अप्रैल, ओके, कब हुई थी डियर फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 1908 में हुई थी। क्लियर है,
ओके, इस घटना को करने वाले कौन थे, किसने किसने किया था? तो इसमें प्रफुल्ल चाकी, ओके, प्रफुल्ल चाकी, और उनके साथ में कौन थे? खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ओके। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को उस की शाम को इन्होंने जो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट थी उनकी हत्या करने का इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। हालांकि अगर बात की जाए तो खुदीराम जो बोस थे उस समय मात्र 18 वर्ष के थे और ऐसा कांड करते हुए पकड़े गए। किंग्सफोर्ड की हत्या तो नहीं कर, प्रयास किया था ना कि हत्या हो, वो कर नहीं पाए थे। तो उस समय इनको क्या कर दी गई थी? इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो उस समय के क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे और सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको फांसी दी गई थी वो कौन थे? खुदीराम बोस, ओके। भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के पर्टिकुलर व्यक्ति थे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्या हुआ था? किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। खुदीराम बोस उस समय भारतीय क्रांतिकारी में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो कि 18 वर्ष के थे और इन्हें ऐसा करने के प्रयास में करते हुए पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं ना नेक्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग, अब देखते हैं बात यहां पर क्या आती है डियर फ्रेंड्स। 20 जुलाई, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही आपको 2-4 क्वेश्चन पहले बताया, 1905 को, ठीक है, बंगाल विभाजन की क्या की गई? घोषणा की गई। मैं बार बार लिख रही हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 16 अक्टूबर 1905 को यह जो घोषणा थी इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, ओके। इसका परिणाम क्या रहा कि 1905 में बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो गया। मतलब बंगाल विभाजन को बंग भंग, इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन भी जो स्टार्ट हुआ था उसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो इसके विरोध में ये काम आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि लॉर्ड कर्जन, किसने किया था ये बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने किया हुआ था, ओके। लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने तो ये कर करके ये भाग गए इंग्लैंड। करने के बाद में ये भाग गए कहाँ? इंग्लैंड। कब भाग गए थे? उसी समय बंगाल विभाजन की घोषणा करने के बाद में कहाँ भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। तो अब यहाँ पर इसका परिणाम क्या रहा? स्वदेशी आंदोलन, जो कि अभी मैंने बताया 7 अगस्त 1905 को चरम पर चढ़ गया। अब इधर बंगाल विभाजन हुआ, उधर क्या कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, भारतीय जो व्यक्ति थे वो जो विदेशी वस्तुएं थे उसका बहिष्कार करने लगे और स्वदेशी वस्तुओं को उसके प्रयोग पर वो लोग जोर देने लगे। तो इन सारे चीजों का जो विरोध था वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन चरम पर चलने लगा। अब इसका विरोध को देखते हुए 1911 में, ओके, 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग आए तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसको तत्कालीन प्रभाव से, बंगाल विभाजन को तत्कालीन प्रभाव से इसको रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक विरोध की भावना थी, ओके। तो राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर, एग्जैक्ट अगर डेट हम देखें तो 12 दिसंबर 1911, ओके, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से क्या कर दिया? संगठित कर दिया। बंगाल को संगठित, मैं बार बार इसलिए लिखती ताकि इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को मिलती है तो आप लोग रिवीजन करने में आप लोग को हेल्प हो जाए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अब सबसे पहले बात तो हम देखते हैं अलीपुर बम कांड था क्या। फिर अलीपुर बम कांड जो आता है यहाँ पर भी उन्हीं का नाम आता है। किसका? वही प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लगता है कि ये दोनों व्यक्ति बम लिए घूम रहे थे, उधर मुजफ्फरपुर में, फिर दरबार इधर अलीपुर में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम ने बम फेंका, ओके, और
यहां पर परिणाम क्या रहा कि प्रफुल्ल चाकी, किसने? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस के विषय में अभी मैंने बताया, इनको क्या कि इनको पकड़ कर कहीं फांसी दे दी गई। जिस समय फांसी दी गई ये बेचारे इस समय 18 साल के थे मात्र, मतलब उस समय भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी के तौर पर ये थे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने हत्या कर ली, इनको फांसी दे दी गई। अब बचे कौन? बचे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष के बचाव में ओके चितरंजन दास उतर करके आया, CR दास, चितरंजन दास। तो चितरंजन दास ने इनके बचाव की वकालत करी थी। सॉरी, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इस मामले में इनके साथ में और भी कई लोग थे, जैसे कि बरिन घोष थे, उल्लासकर दत्त जी भी थे। तो हालांकि इनका नाम बहुत ही कम आता है। इन लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी फिलहाल के तौर पर। प्रफुल्ल चाकी मेन थे जो कि आत्महत्या कर लिए थे। खुदीराम बोस मेन थे जिन्होंने को फांसी दे दी गई थी 18 साल की उम्र में ही। ओके, और बचे थे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष के बचाव की सिफारिश CR दास ने वहां पर तत्कालीन प्रभाव से किया, और बाकी जो बरिन घोष और उल्लासकर दत्त जी थे इन लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ओके, तो यहाँ पर वर्ष 1916 में, अब यहाँ पे वर्ष 1916 की अगर बात की जाए तो वर्ष 1916 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करता है। ओके, तो एनी बेसेंट, ओके, किसने दिया किया था डियर फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और मुस्लिम लीग, ओके, बाल गंगाधर तिलक और उन्होंने मुस्लिम लीग, ओके, इन दोनों के बीच में एक समझौता कराया था। इन्होंने भी कराया था, मतलब कि 1916 में। लेकिन बाद में वो उसको जब परिणाम लागू हुआ तो उस समय कौन था? उस समय एनी बेसेंट जी थी। जस्ट 1 मिनट। ओके, तब अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तिलक ने की थी। एंड बात की जाए सितंबर 1916 में तो एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। तो ये दो के दोनों ही होम रूल से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक एक मराठा नेता थे, ओके, और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की समझौते के तौर पर भी सामने निकल करके आए थे। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब एक चीज और आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन ये करने लायक आपके पॉइंट यहाँ पे है कि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की तो कहाँ की थी? डियर फ्रेंड्स? पूना में की थी। ओके, और अगर बात की जाए एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। मैं लिख भी दूं, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग, ओके, यहाँ पे तिलक और बेसेंट, एनी बेसेंट, यहाँ पे बेसेंट है, यहाँ पे तिलक जी हैं। क्लियर है? सारी चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो एनी बेसेंट। अब यहाँ पे 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने कराया था? तो मुख्यतः, ठीक है, स्टार्टिंग तो होम रूल लीग की स्थापना से ही हो गई थी जिसमें तिलक जी थे, लेकिन ये पूर्णतः जब समाप्त हुआ, ये समझौता पूरे तरीके से लागू हो गया तो उस समय एनी बेसेंट ये मद्रास में जब यहाँ पे ये वाला होम रूल लीग की स्थापना हुई, मतलब होम रूल लीग की जो लीडिंग कर रही थी उस समय तक ये जाकर के पूरी तरीके से समझौता पूर्ण हुआ। तो उस समय एनी बेसेंट जी थे। तो हो सकता है कॉन्फ्यूजन ये आप लोगों के लिए बन सके, इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? अब मुझे लगता है कि 1916 में जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसके विषय में काफी कुछ चर्चाएं हो गई थी, है ना। 1916 में भी जितनी भी चीजें हुई, होम रूल लीग की स्थापना, मैं बार बार हर क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, बट एक क्वेश्चन आपका जो रह गया था, ये क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905, हालांकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गए होंगे। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लागू हुआ था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और घोषणा कब हुई थी?
20 जुलाई 1905 को हुई थी। के कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियस सी बात, कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। नहीं, स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा थी वो 7 अगस्त 1905 को की गई थी, तो ये तो नहीं होगा। इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग विभाजन लागू किया गया था। बिल्कुल ऑब्वियस ये बात है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कथन 1 और यहाँ पे डियर फ्रेंड कथन 2 दिए गए हैं। क्लियर है? दोनों ही कथनों को यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का क्या किया? प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया था। ये भी सही है, बट यहाँ पे देखते हैं दोनों सही है। सही तो दोनों है हमारे, तो दोनों सही है। स्पष्टीकरण 2 एक ही स्पष्टीकरण करता है, नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, विस्तारित करने की बात किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया, तो दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो दोनों सही है। वस्तुतः दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरीके ये वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ही यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया गया है। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये होम रूल लीग से संबंधित बात की जा रही है और जनता का समर्थन की बात इसमें की जा रही है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ओके, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन करके आता है। आइए देखते हैं। काकोरी ट्रेन जो षड्यंत्र था, काकोरी ट्रेन डकैती जो था, ये 9 अगस्त 1900 कब हुआ था? 25 को हुआ था। और इसमें कितने लोग शामिल थे? अशफाक उल्लाह खां शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। मतलब 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति कुल थे। 1, 2, 3 और चौथे व्यक्ति कौन थे? चौथे व्यक्ति थे ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, इन 4 लोगों के साथ साथ में प्लस टोटल मिलाकर के 10 क्रांतिकारी। ओके, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इस षड्यंत्र में अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल एंड ठाकुर रोशन सिंह सहित कुल 10 क्रांतिकारी क्या थे? इसमें शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। कब, कहां दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोरखपुर में काकोरी में, हाँ, काकोरी ट्रेन डकैती में, इसमें जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। अब यहाँ पे बात है अशफाक उल्लाह खां की, तो इनको फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। ओके, कहां पर डियर फ्रेंड्स? फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। ओके, इनको गोंडा जेल में क्या की गई थी? फांसी दे दी गई थी। अब इन तीनों व्यक्तियों के विषय में तो आपको जानकारी मिलती है कि फांसी दी, लेकिन किसको नहीं मिलती? डी, चंद्रशेखर आजाद, इनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, मतलब ये इसमें शामिल ही नहीं थे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे टू द पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अब स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था? 7 अगस्त 1905 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो था वो चल रहा था।
ओके, तो यहाँ पर दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो यहाँ पर दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाले थे व्यक्ति, जस्ट वन, तो वो कौन थे आपके यहाँ पर? सैयद हैदर रजा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के विषय में काफी कुछ चर्चा हम कर चुके हैं, जितना कुछ पेपर में आपके बनने वाले थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। एग्जैक्ट आप याद कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको काफी देर से मैं बार बार डिटेल पूरे में आप लोग को एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। लोकमान्य तिलक पर आरोपित 8 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का निर्वासन, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो था आपका 7 अगस्त 1905 को जो ये चला, वो किसका परिणाम था? बंगाल विभाजन का परिणाम था, जो कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन की घोषणा की, लागू किया और चले गए इंग्लैंड। बाकी जो लोग थे, तो यहाँ पर भारतीय व्यक्तियों के बीच में राजनीतिक विद्रोह छिड़ गया और परिणाम में निकला कि राजनीतिक विद्रोह चलते चलते 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हो गया और जो भारतीय विरोधी थे उनमें भी आपस में फूट पड़ी और दो दल में बढ़ गए, गर्म दल और नरम दल। ये सारी चीजें इसी का परिणाम थी, लॉर्ड कर्जन की ही देन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मन, सिंगापुर, तुर्की। तो ये तो आपके अफगानिस्तान था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस आंदोलन के कारण हुआ जिसके कारण नरम दल गर्म दल का उद्भव हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? स्वदेशी आंदोलन का ही परिणाम था। मतलब परिणाम क्या था? ये परिणाम स्वदेशी आंदोलन उठा कहां से? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन से उठा था, रीजन बना और ये आंदोलन उठा, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन कब? 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। असहयोग आंदोलन 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ना। नेक्स्ट, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत। अब जब अभिनव भारत की बात आती है तो यहाँ पर अभिनव भारत के लिए आप वीडी सावरकर का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, विनायक दामोदर सावरकर, ओके, ने इस संगठन की स्थापना की थी। अब इस संगठन की स्थापना कहाँ की थी वो हम बाद में बताएंगे, अभी आपको पहले तो देखते हैं अभिनव भारत जो संगठन था ये क्या था? एक गुप्तचर विभाग था। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया तो गुप्त सामाजिक क्या था? संगठन था। किसने स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और इनके साथ में एक लोग और शामिल थे, वो कौन थे? इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर, ये इनके भाई थे। ये भी इसके मतलब इसके स्थापना में इनके साथ शामिल थे। शुरुआती दौर पर अगर बात की जाए अभिनव भारत का नाम क्या था? इसका नाम था, किस नाम से इसकी स्थापना की गई? मित्र मेला के नाम से। ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी बहुत बार पूछी है, मित्र मेला, ठीक है। शुरुआती दौर में इसके जो स्थापना की गई अभिनव भारत समिति की, तो इसका नाम किस नाम से की गई थी? मित्र मेला के नाम से की गई थी। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। बाद में इसी को ही कब? 1952 की अगर दौरान की मैं बात करूं तो किसको अभिनव भारत समिति को अभिनव भारत सोसाइटी या इसको कहा जाए तो इसको समाप्त कर दिया गया था, समाप्त किया गया। ओके, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। चलते हैं, तो कब हुआ था? 4 में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता थी? फिर से एक बार याद कर लेते हैं, इन सभी को फांसी कहां पर दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ओके। रोशन सिंह जो ठाकुर थे इनके विषय में तो जिक्र नहीं मिलता है। राजेंद्र लाहिड़ी को कहां दी गई थी फांसी?
गोंडा जेल में दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई थी? अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में दी गई थी। और ये सब संबंधित किससे थे? ये सब संबंधित थी काकोरी ट्रेन संयंत्र से संबंधित थी, जो कि कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कहां पर हुआ था? यूपी में हुआ था, कानपुर के पास में। ठीक है, पूरी भरी हुई ट्रेन को ही लूट लिया गया था काकोरी ट्रेन संयंत्र में। चलते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो हमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है, आप यहां से देख सकते हैं। फांसी कहाँ दी गई थी? गोंडा में किसको दी गई थी? गोंडा में फांसी जो दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी। ओके, फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। गोरखपुर में ही किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो ये थी आज तक की हमारी क्लासेस कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फ्रेंड्स वीडियोज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि अपने साथ में लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ सके, लोग अपने साथ में जुड़ें और अपने क्लासेस जो भी और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करने का जो मोटिवेशन मिले। एंड जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने व्हाट्सएप का चैनल बना दिया है, ओके, जिसकी लिंक टेलीग्राम की लिंक एंड व्हाट्सएप की लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देते हैं। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ्स एंड जो भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीजें हम आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी की भी क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू है। तो अभी तक के मैंने 5 क्लासेस आप लोग की ओवर की हैं, 5 भाग तक। ओके, आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू इसी सेशन पे मिलेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगली क्लासेस आपकी होंगी इसके बाद के अगले टॉपिक के साथ में, और इसी तरीके से विद एक्सप्लेनेशंस हम आप लोग साथ शेयर करेंगे। इसकी पीडीएफ में आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा एंड रिवीजन भी कर लीजिएगा, एंड पूरी वीडियोज को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।